MA MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में यूनिट 3 मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके असाइनमेंट्स भी मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा जो डिजीज़ पढ़ाई हैं वो है लेथारिज्म, ट्रॉप्सी, अल्फाटॉक्सियोसिस, अल्कोहलिज्म, फ्लोरोसिस। ये डिज़ीज़ हम पूरी तरह आपको ऑनलाइन में पढ़ा चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं ओवरवेट, ओबेसिटी। ओवरवेट और ओबेसिटी क्या है? ओवरवेट मतलब अतिरिक्त वज़न और ओबेसिटी का मतलब मोटापा। देखो, हम सबका एक स्टैंडर्ड वेट होता है हाइट और एज के अकॉर्डिंग। जब हम स्टैंडर्ड वेट से 10 kg वेट हमारा अधिक हो जाता है तो हम उस कंडीशन को ओवरवेट कहते हैं। और जब हमारा वज़न 20 kg ऊपर हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा वेट 50 kg स्टैंडर्ड है और वज़न 60 किलो हो रहा है, यानी हम ओवरवेट हैं। और यदि यही 50 किलो होना चाहिए लेकिन हम 70 किलो के हो गए तो ये वज़न ओबेसिटी की तरफ ले जा रहा है या इशारा कर रहा है कि हम मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। एंड क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिजीज़ भी थोड़ी सी पढ़नी है, जिसमें कार्डियक डिजीज़ मतलब हाई ब्लड प्रेशर आता है और हृदय से संबंधित रोग आता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले आज मैं आपको ओवरवेट और ओबेसिटी के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, आप सबके पास मेरी हिंदी वाली बुक है आहार एवं पोषण विज्ञान, और जिनके पास नहीं है तो बेटा आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। पेज नंबर 246 पेज खोल लीजिए अगर आपके पास है। वैसे इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है और कहा है कि मैम आप प्लीज़ हिंदी बुक्स कंसल्ट करें और हिंदी में ही बताएं, हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा क्योंकि समय बहुत कम है। वैसे इंग्लिश की ये जो डायटेटिक्स की बी श्री लक्ष्मी की किताब है, ये 8th एडिशन मार्केट में आ चुका है। तो इसमें भी चैप्टर नंबर 15 और पेज नंबर 290 पेज पे डाइट इन ओबेसिटी एंड अंडरवेट दोनों कंडीशन के बारे में दिया है और काफ़ी अच्छी ढंग से इसमें एटियोलॉजी क्या है, प्रिवलेंस क्या है, कॉजेज़ क्या हैं और सब डायग्राम के साथ बताया है। तो आप जिन बच्चों को भी कंसल्ट करनी हो, बीच बीच में आप मुझसे भी ये बुक देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। पर अभी मैं बहुत शॉर्ट में आपको जल्दी से इस चैप्टर के बारे में समझा दे रही हूँ। पेज नंबर 246 खोल लीजिए जिनके पास भी बुक हो। देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया कि ओवरवेट और ओबेसिटी क्या है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। मोटापा या अधिक भारीता भी इसको कहते हैं। जब हमारा शारीरिक वज़न ज़्यादा हो जाता है तो इससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। और समस्याएं क्यों खड़ी होती हैं? क्योंकि हमारे शरीर में अतिरिक्त मात्रा में वसा जमा हो गई है। मोटापा को हम सामान्य रूप में कहें तो ये स्थूलता कहलाती है, यानी शरीर में वसा का जमा हो जाना। यह शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर में वसा बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। वास्तव में हमारे शरीर की जो लंबाई है, आयु के अनुसार शरीर का भार भी होता है। अभी मैंने बताया ना कि हमारी एज और हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए, लेकिन जब ये शरीर की लंबाई और आयु से 10% हमारा भार अधिक हो जाता है तो हम उस अवस्था को ओवरवेट की अवस्था कहते हैं। और जब 20% सामान्य से अधिक भार हो जाता है तो हम इसे ओबेसिटी कहते हैं। अभी मैंने समझाया था आपको। इस प्रकार शरीर का भार एक तरह से मोटापे को जानने का एक स्केल है, एक पैमाना है, एक तरीका है। मोटापा एक पोषण संबंधी विकार है और इसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि
वह कई रोगों को आमंत्रित करता है। जैसे जब हमारा शारीरिक वज़न बढ़ जाता है तो हार्ट की प्रॉब्लम यानी हृदय को बहुत अधिक कार्य करना पड़ जाता है, तो हृदय रोग, रक्तचाप में वृद्धि यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ आदि इस प्रकार की जो कई तीव्र रूप धारण करने वाली जो कष्टदायक स्थितियां हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। और इन सब का संबंध मृत्यु से होता है, यानी हमारा शारीरिक वज़न बढ़ा और हमने इन सभी बड़ी बड़ी बीमारियों को जैसे हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनको हमने निमंत्रण दे दिया शरीर में, और ये अनजाने में ही ये हमारे शरीर में बढ़ती रहेंगी, पनपती रहेंगी और हमें शिकार बना देंगी मृत्यु का। शरीर की सामान्य क्रियाएं जैसे हमें चलना होता है, सीढ़ियाँ उतरना, चढ़ना, ये सब करने में भी बड़ी कठिनाई होती है यदि शारीरिक वज़न बढ़ जाए। और क्रियाओं को करने में श्वसन क्रिया में सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है, मतलब 2 कदम चलने के बाद सांस फूलने लगती है। मोटापे में प्रेगनेंसी और ऑपरेशन का होना, ये 2 अलग अतिरिक्त समस्याएं हैं। मतलब जब गर्भावस्था होती है तब तो एक औरत निश्चित रूप से वेट गेन करती है और लैक्टेशन फेज़ में वो लगातार वेट गेन करती रहती है, लेकिन जिस समय लैक्टेशन चल रहा होता है उस समय तो उसका पूरा वेट जो वो गेन करती है वो मिल्क के फॉर्मेशन में लग जाता है। लेकिन जब लैक्टेशन फेज़ में जब तक बच्चा दूध पी रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो दूध पीना कम कर दे या दूध पीना बंद कर दे तो माँ को अपनी खुराक भी कम कर देनी चाहिए। अगर उसकी खुराक पहले जैसी ही रहती है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे मोटापा बढ़ता जाता है। और औरतों में या लेडीज़ में मोटापा ज़्यादा बढ़ने का मुख्य कारण स्तनपान की अवस्था और दुग्धपान की अवस्था जिसको कहें, या गर्भावस्था, ये दोनों अवस्थाएं हैं जिसके कारण लेडीज़ ज़्यादा ही मोटापे की शिकार बनती हैं। फिर आते हैं कॉजेज़ ऑफ ओबेसिटी। मोटापा होने के क्या कारण हैं? देखो, मोटापा होने के कारण है कि जब हम अपने शरीर में अतिरिक्त कैलोरीज़ का जमाव कर लेते हैं, यानी हम खाते तो ज़्यादा हैं लेकिन काम बहुत कम करते हैं, तो ऊर्जा हमारे शरीर में ज़्यादा रही है लेकिन उसका व्यय नहीं होता है। और कार्यशीलता का अत्यधिक अभाव, यदि हम कार्य ही कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में ली गई वसा जम जाएगी। इसके अतिरिक्त शरीर में वसा एकत्र होने का कारण आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करना है, जिससे ऊर्जा की पूर्ति और इसके व्यय के बीच में जो असंतुलन है वो स्थापित हो जाता है। आयु और लिंग। आयु का मतलब मोटापा किसी भी एज में हो सकता है। आज तो छोटे छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं क्योंकि सभी में मॉल कल्चर डेवलप हो गया है और सब फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। जो चाइनीज़ फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें ज़्यादातर वसा है, शुगर है और मैदा है। ये 3 ही चीज़ हैं और इसके अलावा कोई उसमें पौष्टिक तत्व नहीं पाए जाते। वो सिर्फ वसा के रूप में परिवर्तित हो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। तो जो बच्चे मॉल कल्चर में डेवलप हो रहे हैं उनमें छोटापन से ही मोटापे की स्थिति देखी जा रही है। वैसे जो 40 से 45 वर्ष की उम्र होती है, 30 से 50 मैक्सिमम देखो, तो इस मध्य उम्र में लड़के और लड़कियां दोनों ही इसके शिकार होते हुए पाए जाते हैं। और लड़कियों में मोटापा थोड़ा सा कम डेवलप हो पाता है क्योंकि उनमें एक डाइटिंग का कॉन्सेप्ट भी रहता है और फिगर कॉन्शियस भी रहती हैं। लेकिन अचानक से जब गर्भावस्था और दुग्धपान की अवस्था आती है तो वो एकदम केयरलेस हो जाती हैं और उनमें मोटापा बढ़ने लगता है और फिर वो तमाम सारी बीमारियों के शिकार हो जाती हैं। तो आयु और लिंग यानी एज एंड जेंडर इस तरीके से मोटापे के कारण बनते हैं। आर्थिक स्थिति। जो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं। परिणाम क्या होता है कि वो सब मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं
कि जो हमारी ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल चेंज यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, शरीर में कुछ ऐसी नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जो शरीर पर वसा की मात्रा के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो हार्मोनल चेंज की वजह से मोटापा जन्म लेता है। इसके बाद हम लोग आते हैं हेरिडिटरी कारण। कई पेरेंट्स जो हैं वो हेरिडिटरी, उन लोगों की माता पिता अगर मोटापे के शिकार हैं तो बच्चों में भी आता है। और घर के खान पान संबंधी आदतें, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक, क्रियाकलाप, प्राय ये सब कारण हैं जो इस रोग को पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित करते हैं। औषधियाँ, मेडिसिन, स्टेरॉइड जैसी जो मेडिसिन होती हैं उनमें स्टेरॉइड यानी ये स्टेरॉइड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हार्मोन पूरी बॉडी में डिस्टर्ब कर देते हैं और स्टेरॉइड के कारण शुगर बढ़ जाती है। इंसुलिन का जो है प्रयोग, इंसुलिन अगर ज़्यादा लिया जाए तो भी मोटापा होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से भूख बहुत बढ़ जाती है और आदमी ज़्यादा खाता है। भोजन संबंधी आदतें, हमारी फूड हैबिट्स, बार बार खाना खाना मोटापा को जन्म देता है। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने के आदी होते हैं, विशेषकर जो गृहिणियाँ होती हैं, किचन में ही खाना बना रही होती हैं और हर खाने को वो पहले टेस्ट करती हैं और टेस्ट करते करते ही पेट तो उनका भरता ही है और साथ साथ वो खाने की उनकी आदतें, इसको निम्बलिंग कहते हैं या चूंगना कहते हैं, इधर से आए उधर से आए फिर कुछ खा लिया। तो इन आदतों से भी ये मोटापे की स्थिति बढ़ती है। बैठे बैठे काम करने से ऊर्जा का व्यय कम होता है। बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं, जैसे गद्दी पे बैठे हैं, साड़ी बेच रहे हैं, और तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ता है। गद्दी पे बैठे हैं या शॉप में बैठे हैं। फिर कैलोरी की पूर्ति और कैलोरी का व्यय, गेन ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर। यदि व्यक्ति अधिक कैलोरी युक्त आहार लेने का आदी हो जाता है तो शरीर में वसा एकत्रित होती है। यदि व्यक्ति ब्रेड का एक टुकड़ा यानी 20 ग्राम खाए और उसे आवश्यकता नहीं है, अथवा 20 मिनट वो पैदल चलने के स्थान पर कार से जाए, तो प्रतिदिन 48 ग्राम तथा 10 वर्षों में 20 केजी उसमें शरीर में निश्चित वज़न बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कैलोरी की पूर्ति व कैलोरी का व्यय, यानी जितनी कैलोरी हम लें उतना ही ज़्यादा हम कैलोरी का व्यय भी करें। यदि व्यक्ति अधिक कैलोरी युक्त आहार लेने का आदी है तो शरीर में वसा एकत्रित हो जाती है। यदि व्यक्ति ब्रेड का एक टुकड़ा, एग्जाम्पल है कि 20 ग्राम ब्रेड का उसने एक टुकड़ा खाया जिसकी उसको आवश्यकता नहीं थी, अथवा 20 मिनट पैदल चलने के स्थान पे वो कार से गया, तो प्रतिदिन उसने 48 ग्राम तथा 10 वर्षों तक वो यही काम करता रहा, तो 20 किलो वसा उसके शरीर में इस तरह एकत्रित हो जाएगी और वो मोटापे का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार शारीरिक निष्क्रियता मोटापे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि व्यक्ति उतना कार्य नहीं करता जितना ऊर्जा ग्रहण करता है तो मोटापा बढ़ता जाता है। सिगरेट पीना छोड़ देने के पश्चात भार बढ़ जाता है, जिसका कारण होता है कि भोजन की मात्रा में वो वृद्धि कर देता है और मेटाबॉलिज्म भी उसका ठीक होने लगता है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में उसके शरीर में उपयोग शुरू हो जाता है। रक्त शर्करा कम होना, यानी ब्लड में जब शुगर का इंटेक कम हो जाता है तो आमाशय में भूख के कारण मरोड़ पड़ने लगती है और उसे अधिक भोजन ग्रहण करने की आदत हो जाती है, जिसके कारण वह मोटापे का शिकार हो जाता है। सामाजिक संबंध, बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं और सोशल होने के कारण बहुत खुश भी रहते हैं, हमेशा प्रसन्नतादायक उनका वातावरण बना रहता है। भूख को उत्तेजना भी प्राप्त होती है। भूख को नियंत्रण, एपिटाइट कंट्रोल, भूख के नियंत्रण के लिए हाइपोथैलेमस में न्यूक्लाई के 2 जोड़े होते हैं। प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो मेडिसिन जो
मेडिकल न्यूक्लाई होती है ये घट जाती है और इससे भूख की वृद्धि हो जाती है, जबकि लेटरल न्यूक्लाई का घटक भूख को कम करता है। तो ये आप चैप्टर 247 पेज पे आप खोल लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह दिखाई देगा और समझ में भी आएगा बुक से। फिर शरीर को असमर्थ बनाने वाले रोग, कई रोग ऐसे हो जाते हैं जैसे गठिया हो गया, किसी को चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हृदय रोग हो गया, चलना फिरना कठिन हो गया है, तो व्यक्ति बिस्तर पे ही ज़्यादा रहता है, उसकी फिर क्रियाशीलता का प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उसका भार बढ़ता जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण, इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं? अधिक जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत अप्रसन्न होता है तो भी बहुत ज़्यादा भोजन करता है, जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो भी वो बहुत ज़्यादा भोजन करता है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है। तो आज स्टूडेंट्स मैंने आपको ओवरवेट और ओबेसिटी क्या है ये बताया एंड कॉजेज़ बताए हैं, और बहुत सारे कॉजेज़ हैं। इन कॉजेज़ को आप बी श्री लक्ष्मी जिनके पास बुक है डायटेटिक्स की, वो पेज नंबर 291 पे कॉजेज़ हैं। एज, सेक्स, वही सब कॉजेज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताएं। ईटिंग हैबिट्स के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया। फिर उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी हम कम करते हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। एंडोक्राइन फैक्टर यानी हार्मोनल फैक्टर है। कोई व्यक्ति ट्रॉमा में हो तो ट्रॉमा में रहने के कारण या हाइपोथैलेमस जब डैमेज हो जाता है ट्रॉमा में जाने के कारण तो भी उससे भूख लगती है। और सिविलाइजेशन, उसका सामाजिकरण ज़्यादा हो गया है। ड्रग्स लेना, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जैसे मैंने आपको स्टेरॉइड की दवा बताई, डायबिटीज़ की दवाएं बताई, तो ये सब जितनी भी दवाएं होती हैं ये भी हमारे भूख को बढ़ाती हैं और शारीरिक वज़न को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण ओवरवेट हो जाता है। तो मैंने आपको दोनों बुक्स दिखाई हैं, समझाया भी है। आप इसी बुक से या उस बुक से जिससे भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जिसका कोई क्वेश्चन हो, आप क्वेरी हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में डालिए, चाहे पर्सनली कांटेक्ट करें। कोविड-19 का खतरा बहुत तेज़ बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स घर के बाहर ना निकलें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। थैंक यू।